हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के 5वें चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। इस चैप्टर से हम कुछ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि अधिशोषण से आप क्या समझते हैं। तो इसको हमने ऐसे डिफाइन किया है कि वह सतही घटना जिसमें कोई पदार्थ, यहाँ पर ठोस द्रव गैस हो सकता है, किसी दूसरे पदार्थ ठोस द्रव की स्थूल की अपेक्षा सतह पर संचित होता है, अधिशोषण कहलाता है। स्थूल का मतलब है कि अंदर की अपेक्षा बाहर संचित होता है, सतह पर संचित होता है। तो उस प्रोसेस को, उस घटना को यहाँ पर हम अधिशोषण कहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो इसका उत्तर होगा कि ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। कौन कौन से हैं? गैस और ठोस की प्रकृति, पहला कारक है प्रकृति, गैस और ठोस दोनों की। दूसरा है ठोस के सतह का क्षेत्रफल। तीसरा है तापमान। चौथा है दाब। और पांचवा है ठोस की सतह की सक्रियता। अगला प्रश्न है कि अधिशोषण हमेशा ऊष्माक्षेपी होता है, क्यों? तो इसका उत्तर होगा कि जब अधिशोषण होता है तब अधिशोषक के अंतरापृष्ठ की ऊर्जा में कमी आती है और यही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए अधिशोषण हमेशा ऊष्माक्षेपी होता है। अगला प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। तो यहाँ पर सिंपल सा हम ये बोल सकते हैं कि अधिशोषण ऊष्माक्षेपी होता है और ले सातल्य नियम के अनुसार ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया ताप बढ़ने से घटता है। इसलिए भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर घटता है। सिंपल सा यहाँ पर रीजन दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म विभाजित पदार्थ अधिक प्रभावशाली अधिशोषक क्यों होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना चाहिए कि अधिशोषण की क्रिया पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और यह पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है। पदार्थ को सूक्ष्म कणों में विभाजित करने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसलिए सूक्ष्म विभाजित पदार्थ अधिक प्रभावशाली अधिशोषक होते हैं। अगला प्रश्न है कि भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में निम्नलिखित अंतर है। पहला कि भौतिक अधिशोषण वैन डर वाल्स बलों के कारण होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंधनों के कारण होता है। दूसरा कि भौतिक अधिशोषण की एंथैल्पी 20 से 40 किलोजूल पर मोल होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की एंथैल्पी 80 से 240 किलोजूल पर मोल होती है। तीसरा है कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। चौथा है कि भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर घटता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर बढ़ता है। अगला है पांचवा, भौतिक अधिशोषण के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि रासायनिक अधिशोषण के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पर होती है। अगला है छठा कि भौतिक अधिशोषण पर उच्च दाब पर बहुअणु परतों के रूप में फलित होता है। मतलब कि भौतिक अधिशोषण उच्च दाब पर बहुअणु परतों के रूप में फलित होता है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। जबकि रासायनिक अधिशोषण एकल अणु परतों के रूप में फलित होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि उत्प्रेरक और उत्प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है और रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक एवं मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। अगला है कि और वह प्रक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए किसी उत्प्रेरक की सहायता ली जाती है, उसे उत्प्रेरण कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है वर्धक और विष कारक से आप क्या समझते हैं। तो जो पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है उसे वर्धक कहते हैं और जो पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को घटाता है उसे विष कारक कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला है कि उत्प्रेरक का प्राचीन अधिशोषण सिद्धांत लिखें। तो इसको हमने ऐसे परिभाषित किया है, इसको ध्यान में रखना है। गैसीय अवस्था या विलयन में उपस्थित अभिकारक के अणु अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं और सतह पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्योंकि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा अभिक्रिया की दर बढ़ाने में खर्च हो जाती है। अगला प्रश्न है कि आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। तो वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक कहलाता है।
जैसे कि ZSM-5 जो हमारे पास है, ये जो है ये मेथेनॉल को गैसोलीन में बदल देता है। ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि मेथेनॉल को सीधे पेट्रोल में ये बदल देगा। अगला है कि एंजाइम उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? तो वे उत्प्रेरक जो जंतुओं या पौधों से प्राप्त किए जाते हैं और जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक कहलाते हैं। इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं, जैसे कि डायस्टेट, जाइमेज, यूरेज इत्यादि यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि को लिखें। तो एंजाइम के अणुओं की सतह पर बहुत सारे कोटर होते हैं जिनकी विशिष्ट आकृति होती है। अभिकारक के अणु जिनके पास इनकी पूरक संरचनाएं होती हैं, वे इन कोटरों में एक ताले में चाबी के समान फिट हो जाते हैं, जिससे एक संकुल का निर्माण होता है जो विघटित होकर उत्पाद एवं एंजाइम देता है। अगला है कि कोलाइडी विलयन से आप क्या समझते हैं? तो वह विषमांगी मिश्रण जो किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिक्षिप्त करने से प्राप्त होता है कोलाइडी विलयन कहलाता है। जैसे कि आपके पास दूध है, क्रीम है, बादल है, झाग है, खून है इत्यादि यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्रव विरागी कोलोइड और द्रव रागी कोलोइड में क्या अंतर है? तो द्रव रागी कोलोइड और द्रव विरागी कोलोइड में निम्नलिखित अंतर है। पहला कि द्रव रागी कोलोइड के परिक्षेपण माध्यम एवं प्रक्षिप्त प्रावस्था के बीच आकर्षण बल होता है, जबकि द्रव विरागी में यहाँ पर प्रतिकर्षण बल होने वाला है। दूसरा, द्रव रागी कोलोइड को आसानी से बना सकते हैं, जबकि द्रव विरागी को बनाने में कठिनाई होती है। तीसरा है कि द्रव रागी कोलोइड अस्थायी होते हैं, जबकि द्रव विरागी यहाँ पर अस्थायी होते हैं। चौथा है कि द्रव रागी कोलोइड उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, जबकि द्रव विरागी कोलोइड अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। द्रव रागी कोलोइड पांचवा है कि द्रव रागी कोलोइड आसानी से स्कंदित नहीं किया जा सकता, जबकि द्रव विरागी कोलोइड को आसानी से स्कंदित किया जा सकता है। अगला जो कि बहुत जरूरी यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या है कि साबुन क्या है और यह कपड़े को साफ करने में यह किस प्रकार मतलब कार्य करता है, या किस प्रकार साफ करता है, ये आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो इसका उत्तर है कि साबुन एक उच्च वसा अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है जो जल में घुलनशील होता है। यह जल में विघटित होकर स्टीयरेट एवं सोडियम आयन देता है। स्टीयरेट आयन के दो भाग होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन भाग जो अध्रुवीय होता है जिसे जल विरागी पूंछ कहते हैं, दूसरा भाग COO- जो ध्रुवीय होता है जिसे कि जल रागी शीर्ष कहते हैं। साबुन की शोधन क्रिया होती कैसे है? तो सुनिए, जो हम कपड़े पहनते हैं वह हमारी त्वचा से पसीना सोकर तैलीय हो जाता है, ठीक है। इसे साफ करने के लिए कपड़े को भिगोकर इस पर साबुन लगा देते हैं। साबुन के अणु तेल के बूंदों को चारों तरफ से घेर कर मिश्रण का निर्माण करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि स्टीयरेट आयन का जल विरागी भाग तेल के अंदर होता है और जल रागी भाग तेल के बाहर कांटों की तरह निकला होता है, जो जल से परस्पर क्रिया करके तेल के बूंदों को कपड़े की सतह से बाहर निकाल देता है और इस प्रकार साबुन कपड़े को साफ करता है। तो ये पूछने का चांस बनता है इस साल, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। अगला है कि कोलोइडी विलयन बनाने की दो विधियों को लिखें। तो ये विधियां यहाँ पर निम्न है, कौन कौन सा है? पहले हमारी विधि है ब्रेडी आर्क विधि और दूसरा है पेप्टिकरण। तो ब्रेडी आर्क विधि क्या है? इस विधि में परिक्षेपण माध्यम में डूबे धातु के इलेक्ट्रोडों के बीच, यानी दो इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है, जिससे धातु वाष्प में बदल जाता है, जो तुरंत ही संघनित होकर कोलोइडी सोल का निर्माण करता है। इसके द्वारा प्लेटिनम हो गया, चांदी हो गया, सोने का सोल यहाँ पर बनाया जाता है। पेप्टिकरण क्या है? तो इस विधि में ताजे बने अवक्षेप में वैद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है, जिससे अवक्षेप के कण वैद्युत अपघट्ट से कोई विशेष आयन अधिशोषित कर लेते हैं। एक समान आवेश से आवेशित होने के कारण इनके अवयवी कणों के बीच प्रतिकर्षण होता है और ये कोलोइडी आकार के कणों में टूटकर कोलोइडी विलयन का यहाँ पर निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव क्या है? तो जब कोलोइडी विलयन से प्रकाश गुजरता है तब विलयन के अवयवी कण प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे प्रकाश का पथ दिखाई देने लगता है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अच्छा, अगला है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने के शर्तों को लिखें। तो यहाँ पर आपकी मुख्यतः दो शर्त हैं। पहला, परिक्षिप्त कणों का व्यास प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से छोटा नहीं होना चाहिए। दूसरा है परिक्षेपण माध्यम एवं प्रक्षिप्त प्रावस्था के अपवर्तनांक का अंतर अधिक होना चाहिए, तो ही हमें ये देखने को मिलता है। अगला है कि ब्राउनी गति से आप क्या समझते हैं या क्या है? तो कोलोइडी विलयन में प्रक्षिप्त प्रावस्था के अवयवी कण लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं।
इस गति के कारण कोलोइडी विलयन के अवयवी कण गुरुत्वीय बल का विरोध करते हैं और नीचे नहीं बैठते। अगला प्रश्न है कि वैद्युत कण संचलन से आप क्या समझते हैं। तो जब कोलोइडी विलयन में दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत विभव लगाया जाता है तब कोलोइडी विलयन के अवयवी कण एक ही इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं, जिसे कि वैद्युत कण संचलन कहते हैं। है कि हार्डी-सुल्से नियम को लिखें। तो हार्डी-सुल्से नियम सन 1898 में हार्डी और सुल्से दो वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा दिया गया। इस नियम के द्वारा हम कोलोइड के स्कंदन में आयनों की संचयकता की भूमिका को देखते हैं। यह नियम कहता है कि विद्युत अपघट्य के आयनों की संचयकता जितनी अधिक होती है उसकी अवक्षेपण शक्ति उतनी ही अधिक होती है। जैसे कि स्कंदन क्षमता देखें, एल्युमिनियम 3+ की अधिक होगी क्योंकि यहाँ पर इसकी संचयकता +3 है यानी 3 है। मैग्नीशियम 2+ की थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 2 है, और सोडियम प्लस की तो और यहाँ पर कम हो जाने वाली है। अगला प्रश्न है कि द्रव रागी सोल को रक्षी कोलोइड कहा जाता है, क्यों। तो इसका उत्तर होगा कि जब द्रव रागी सोल को द्रव विरागी सोल में मिलाते हैं तब द्रव रागी सोल के कणों के चारों ओर द्रव विरागी सोल के चारों ओर द्रव रागी कणों की एक परत बन जाती है जो वैद्युत अपघट्य से उनकी रक्षा करती है, इसलिए द्रव रागी सोल को रक्षी कोलोइड कहा जाता है। अगला है स्वर्ण संख्या क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि किसी रक्षी कोलोइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा जो 10 मिलीलीटर स्वर्ण सोल को 10% NaCl वाले विलयन के 1 मिलीलीटर द्वारा होने वाले अवक्षेपण से रक्षा करती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होता है रक्षी कोलोइड की रक्षण क्षमता उतना ही अधिक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि पायस क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दे। तो यहाँ पर आंसर है कि पायस एक कोलोइडी विलयन है जो दो अमिश्रणीय द्रवों को मिश्रित करने से प्राप्त होता है। ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा। तो तेल का जल में परिक्षेपण, ऑयल इन यहाँ पर वाटर हो जाएगा। इसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल होता है और प्रक्षिप्त प्रावस्था के रूप में तेल होता है। जैसे कि आप दूध, जल का तेल में परिक्षेपण मतलब वाटर इन ऑयल, तो इसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में तेल होता है जबकि प्रक्षिप्त प्रावस्था के रूप में यहाँ पर जल होता है। जैसे कि यहाँ पर मक्खन का आंसर हो जाएगा। अगला है कि चर्म शोधन क्या है। तो देखिए दोस्तों कि पशुओं की खाल एक धनात्मक सोल होता है, इसे टेनिन एक ऋणात्मक जो सोल होता है में भिगोया जाता है जिससे इसमें पारस्परिक स्कंदन होता है, इससे चर्म कठोर हो जाता है। इस प्रक्रिया को चर्म शोधन कहते हैं। हाँ, और ये नोटेबल एक पॉइंट है कि टेनिन के स्थान पर क्रोमियम लवणों का भी उपयोग किया जाता है।